हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर कंप्लीट, डेथ ऑफ अ पार्टनर कंप्लीट। उसके बाद मैंने एक वीडियो और अपलोड की थी जो थी सीबीएसई का सैम्पल पेपर का एनालिसिस। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। उसमें मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, जैसे टाइम कैसे मैनेज करना है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट इस बार हैं, जैसे कि जर्नल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, प्लस आपसे वो थ्योरी भी पूछने वाले हैं। सीबीएसई के सैम्पल पेपर में डिसोल्यूशन से 2 नंबर का एक थ्योरी का क्वेश्चन आया हुआ है, तो डिसोल्यूशन की स्पेशली थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा सारे चैप्टर्स की जो थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछेंगे। 1 से 2 क्वेश्चन आपको अपने पेपर में ज़रूर मिलेंगे, तो आपको थ्योरी बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेनी है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पहले एक क्वेश्चन को कवर कर लेंगे जो आपके पेपर में आने वाला है, विच मीन्स आज हम डिसोल्यूशन की थ्योरी को कवर कर लेंगे जो आपके बुक की स्टार्टिंग में दे रखी है। बहुत डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की क्लास फटाफट से शुरू करते हैं। अब देखो, चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, एक वर्ड आपने पहले भी सुना होगा जिसका नाम था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सुना है, राइट। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या सेम चीज़ है? सेम ही लग रही है ना, लेकिन सेम नहीं है दोस्तों। आपने चेंज इन पीएसआर पढ़ा, एडमिशन पढ़ा, रिटायरमेंट पढ़ा, डेथ पढ़ा, उन सब में आपने एक कॉमन वर्ड पढ़ा था जो था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ये था जहां पार्टनरशिप के एग्रीमेंट्स चेंज हो जाते हैं। मतलब ये समझ लो कि पुराना वाला एग्रीमेंट खत्म हो गया और एक नया एग्रीमेंट शुरू हुआ, या फिर पुरानी वाली पार्टनरशिप खत्म हो गई, एक नई पार्टनरशिप शुरू हुई है, यही मतलब था। लेकिन जब मैं आपको बोल रहा हूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसका मतलब है, देखो डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, एंड, खत्म हो जाना। पार्टनरशिप फर्म का मतलब है पूरा बिजनेस। यहां पे जो अगर एक और वर्ड ऐड हो गया फर्म, उसका मतलब क्या है, पूरा बिजनेस। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या हुआ, जब बिजनेस ही क्लोज हो जाएगा। अगर मैं बोलता डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, उसका मतलब क्या था कि पुरानी वाली पार्टनरशिप खत्म हुई और नई पार्टनरशिप बनी है, मतलब बिजनेस तो चल रहा है लेकिन पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया, नया एग्रीमेंट शुरू हुआ। जैसे एडमिशन में होता है, जैसे रिटायरमेंट में होता है, जैसे डेथ में होता है। तो ये मैं बोल सकता हूं कि चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इसमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं, लेकिन जब मैं आपको बोलूंगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब बिजनेस क्लोज, पार्टनरशिप फर्म क्लोज, दोनों का डिफरेंस समझ में आया? फटाफट से देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप हैज कम टू एन एंड। पार्टनरशिप फर्म क्या हो गई है, बंद हो गई है, क्लोज डाउन हो गई है, राइट। उसके बाद देखो, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स मेयरली चेंज इन द एग्रीमेंट। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट चेंज हुआ है भाई। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप पुरानी वाली खत्म हुई, नई वाली पार्टनरशिप शुरू हुई, लेकिन मैं बोलूंगा पार्टनरशिप फर्म, तो मतलब बिजनेस खत्म। ठीक है, अब उसके बाद आपको एक सेक्शन है ना, बहुत ध्यान से देखना है, सेक्शन 39, ध्यान रखना। सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने डिसोल्यूशन ऑफ फर्म को डिफाइन किया। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी देखा था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने सारी चीजों को डिफाइन किया हुआ है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को भी डिफाइन किया कि उसका मतलब क्या है। सेक्शन 39 में उसमें लिखा हुआ है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स इन द फर्म, मतलब सारे पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट ही खत्म हो गया, पार्टनरशिप ही खत्म हो गई, डिसॉल्व हो गई। अब सारे ही पार्टनर्स के बीच में अगर एग्रीमेंट खत्म ही हो जाएगा तो इसका मतलब तो बिजनेस बंद हो जाएगा। यस और नो, सिंपल सी बात है। उसके बाद देखो कि भाई अगर आपको पार्टनरशिप फर्म बंद करनी है, अपना बिजनेस बंद करना है, तो पार्टनरशिप फर्म बंद कब हो सकती है, कैसे कैसे हो सकती है, क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है जब आपको अपनी पार्टनरशिप फर्म क्लोज करनी पड़ेगी, वो सब पढ़ना बहुत जरूरी है। और वो है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के मोड्स क्या हैं, तरीके क्या हैं कि जैसे पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाए। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मोड्स हैं और सबको आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इस बार जो सीबीएसई के सैम्पल पेपर में थ्योरी पूछी गई है वो बहुत स्पेसिफिक पूछी गई है, तो थ्योरी को बहुत ध्यान से पढ़ो, आप कोई भी पॉइंट मिस नहीं कर सकते हो। बात समझ में आई? ऐसा जो मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन है ये पहले भी कई बार सीबीएसई ने अपने एग्जाम में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना, आपको मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन से क्वेश्चन मिलेगा। तो ध्यान से सुनो, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म टेक्स प्लेस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज, किसी भी तरीके से बंद हो सकती है। पहला है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या है, मान लो मैं और आप बिजनेस कर रहे हैं,
बढ़िया बिजनेस चल रहा है, बहुत पैसा कमा लिया और दोनों ने म्यूचुअली एग्री किया कि यार बस यार अब नहीं करते काम, अब घूमेंगे सिर्फ, ठीक है, अब आराम से घूमेंगे, काम हम नहीं करेंगे, बिजनेस को बंद कर देते हैं। तो हम दोनों ने क्या किया, म्यूचुअली एग्री कर लिया, हमारा म्यूचुअल एग्रीमेंट था कि बिजनेस को बंद ही कर देते हैं, तो बिजनेस बंद कर दो, यस और नो। तो पहला क्या है, अ फर्म विल बी डिसॉल्व्ड इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री टू डिसॉल्व द फर्म और एज पर द टर्म्स ऑफ पार्टनर्स एग्रीमेंट। बेसिकली मतलब क्या है, लेट्स से 5 पार्टनर्स हैं, ठीक है, अब 5 पार्टनर्स हैं, अगर मान लो 3 बंदों ने बोला कि यार बिजनेस को बंद कर देते हैं, 2 ने कहा नहीं यार नहीं, क्या बात कर रहे हो, बहुत पैसा कमाना है अभी, ठीक है, अब 3 बोल रहे हैं कि बंद कर देते हैं, 2 ने बोला बंद नहीं करते, तो क्या होगा, ठीक है, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया है आपने कि बिजनेस बंद हो सकता है अगर मेजॉरिटी हाँ बोल दे, तो 5 में से 3 लोग हाँ बोल रहे हैं तो बिजनेस बंद। लेकिन अगर पार्टनर्स के बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट पहले नहीं हुआ तो फिर बिजनेस सिर्फ तभी बंद होगा जब सारे हाँ बोलेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। अ फर्म विल बी डिसॉल्व्ड इफ ऑल द पार्टनर्स अग्री टू डिसॉल्व। ये कब होगा, जब एग्रीमेंट नहीं है और एज पर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट में कुछ और लिखा है तो वो मान लेंगे। ये बात समझ में आती है। दूसरा है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, करना ही पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं है, कंपल्सरी आपको बंद करना पड़ेगा। ऐसे कब हो सकता है सर, तो पहला क्या है कि मान लो मैं और आप बिजनेस कर रहे हैं, मान लो 3 लोग बिजनेस कर रहे हैं, मैं आप और एक हमारा और दोस्त है, तीनों बिजनेस कर रहे हैं। अब मान लो तीनों के तीनों कंगाल हो गए, कंगाल मतलब फूटी कौड़ी हमारे पास नहीं है, अब सारे पैसे उड़ गए, पैसा जब पैसा ही नहीं है तो बिजनेस कहां से करेंगे। क्या हो चुके हैं हम हो चुके हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है कि हम अपने क्रेडिटर्स को पैसे देने लायक ही नहीं बचे, इतना गंदा बिजनेस हमने किया है, राइट। तो हम क्या हो चुके हैं, इंसॉल्वेंट हो गए। मान लो तीनों के तीनों इंसॉल्वेंट हो गए तो बिजनेस बंद ही करना पड़ेगा ना, हाँ या ना। लेकिन मान लो 3 में से 2 इंसॉल्वेंट हो गए, 2 इंसॉल्वेंट हो गए, एक अकेला बचा है, क्या एक अकेला बिजनेस कर सकता है पार्टनरशिप में, नहीं, तो वो भी डिसॉल्व हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। देखो, व्हेन ऑल द पार्टनर्स और ऑल एक्सेप्टिंग वन पार्टनर, मान लो जितने मर्जी पार्टनर्स हो, सिर्फ एक ऐसा बचा है जो इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, तो क्या वो अकेले बिजनेस कर सकता है, नहीं कर सकता, तब भी बिजनेस बंद करना पड़ेगा। और सारे ही इंसॉल्वेंट हो गए तब तो बिजनेस बंद करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गई। और ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड का मतलब होता है कि आप मेंटली इल हो, ठीक है, मतलब आप किसी भी डिसीजन लेने के अब आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है, तो आप क्या हो, अनसाउंड माइंड के हो। मैं आज जो भी हम बिजनेस कर रहे थे, मान लेते हैं कि अनसाउंड माइंड के हो गए जो भी पार्टनर्स थे। अब अगर हम एक डिसीजन लेने के कैपेबल ही नहीं है तो हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बंद करना पड़ेगा, कंपल्सरी बंद करना पड़ेगा। तो अगर पार्टनर्स, जितने भी पार्टनरशिप में पार्टनर्स हैं वो क्या हो चुके हैं, इंसॉल्वेंट, सारे हो गए या सिर्फ एक बच गया, या फिर सारे के सारे अनसाउंड माइंड के हो गए, या सिर्फ एक बचा है जो साउंड माइंड का है, बाकी सारे अनसाउंड माइंड के, तो आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा, लॉजिकल है। उसके बाद कहता है कि भाई अगर जो आप बिजनेस कर रहे हो वो अनलॉफुल है, मतलब लेट्स से आप कोई ऐसा बिजनेस अभी कर रहे हो, अभी जो आप बिजनेस कर रहे हो अभी हो सकता है वो लीगल हो जब आपने शुरू किया हो, ठीक है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने ऐसा कोई नोटिस निकाल दिया कि भाई अब आपका बिजनेस क्या हो चुका है, अनलॉफुल हो चुका है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप पहले गुजरात में अल्कोहल सेल कर रहे थे, आपका एक बिजनेस था जहां आप गुजरात में क्या कर रहे थे, अल्कोहल वाइन सेल कर रहे थे, ठीक है, कुछ टाइम पहले की बात है ये, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई गुजरात तो ड्राई स्टेट हो जाएगी, मतलब गुजरात में कोई भी अल्कोहल सेल नहीं कर सकता, तो आपका बिजनेस फिर क्या हो चुका है, अनलॉफुल हो चुका है, आपको बंद करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ गई है, राइट। उसके बाद देखो, व्हेन ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्टिंग वन डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। अब हुआ क्या, हम 3 पार्टनर्स थे, हम 3 में से 2 ने बोला यार मेरे बस की नहीं है काम करना, मैं रिटायर हो रहा हूँ, अब मैं आराम से बैठ के घूमूंगा फिरूंगा। सिर्फ एक पार्टनर ऐसा जो कह रहा है नहीं मुझे काम करना है, मुझे काम करना है। अब अकेला काम कर सकता है क्या, वो सोल प्रोप्राइटरशिप में कर सकता है, लेकिन पार्टनरशिप में कर सकता है क्या, नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, बिजनेस बंद करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। उसके बाद है कि अगर सारे के सारे पार्टनर्स क्या हो जाते हैं, उन सबकी डेथ हो जाती है, पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबकी डेथ हो गई किसी एक्सीडेंट में या किसी भी चीज से, सबकी डेथ हो गई, या फिर सिर्फ एक ही पार्टनर बचा है, तब भी क्या होगा, पार्टनरशिप बंद करनी पड़ेगी। तो ये है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। अगर आपसे पूछ ले कौन कौन से केसेस ऐसे हैं जहां पे आपको कंपल्सरी डिसॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको ये 4 केसेस बताने हैं कि अगर सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए, या अनसाउंड माइंड के हो जाए, या फिर आपका बिजनेस अनलॉफुल हो जाए, या फिर सब पार्टनर्स की डेथ हो जाए, या फिर सारे पार्टनर्स रिटायर हो जाए एक्सेप्ट वन।
समझ में आ गया, समझा दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद थर्ड है ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ऐसे कोई सिचुएशन आ जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट है आपका कि आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप दो टाइप की होती है, एक होती है फिक्स पीरियड के लिए, पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड, एक होती है एट विल कि जब मेरा मन करेगा तब बंद करूंगी। जो पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड होती है, लेट्स से हुआ क्या कि भाई हम तीनों एक जगह मिले, ठीक है, हम तीनों मिले और हमने कहा कि चलो साथ में बिजनेस करते हैं, लेकिन हमने ये डिसाइड कर लिया था कि साथ में बिजनेस करेंगे, लेकिन यार सिर्फ 2 साल के लिए, ठीक है, 2 साल साथ में बिजनेस करेंगे फिर अलग अलग हो जाएंगे। तो मतलब जो पार्टनरशिप आपने बनाई थी वो एक फिक्स पीरियड के लिए बनाई थी, 2 साल के लिए। जैसे ही वो 2 साल खत्म हो जाएंगे, ये 2 साल क्या है, एक इवेंट है ना, 2 साल जैसे ही खत्म आपकी पार्टनरशिप का बिजनेस खत्म, आपकी पूरी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी क्योंकि वो पीरियड खत्म हो गया। मेरी बात समझ में आती है? इफ द पार्टनरशिप वॉज फॉर्म फॉर अ फिक्स पीरियड एंड दैट टर्म हैज एक्सपायर्ड, वो टर्म क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। सेकंड क्या कहता है कि लेट्स से हम अब बेसिकली क्या हुआ, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट निकाला है। क्या प्रोजेक्ट निकाला है कि आपको ना क्या बनाना है, आपको हर गांव में सड़कें बनानी है, बहुत बढ़िया, आपको जहाँ पे सड़कें नहीं है अच्छी अच्छी, आपको अच्छी सड़कें बनानी है। तो एक प्रोजेक्ट आया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हम तीनों दोस्त मिल गए, मैं, आप और हमारे एक और दोस्त है, हम तीनों दोस्त मिले और हमने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि हम तीनों की जो एक्सपर्टीज है वो प्रॉपर है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। हम तीनों मिल गए, चलो ठीक है, हम तीनों ने क्या कहा कि इस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट करेंगे। अच्छा ठीक है, तो हमने क्या किया, ये प्रोजेक्ट ले लिया। अब जैसे ही ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, आप जैसे ही सारी सड़कें बना दोगे, प्रोजेक्ट खत्म, आपके बिजनेस खत्म। ऐसा हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है कि आपने एक जो पार्टनरशिप बनाई है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बनाई है, जैसे ही वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा आपके बिजनेस खत्म हो जाएगी। पहला था कि आपने फिक्स पीरियड के लिए बनाई, उस 2 साल में आप जितने मर्जी प्रोजेक्ट्स करो, 2 साल आपका टाइम पीरियड था, 2 साल खत्म, बिजनेस खत्म, ये एक इवेंट था। यहाँ पे आपने जो पार्टनरशिप बनाई है एक प्रोजेक्ट के लिए बनाई है कि यही प्रोजेक्ट हमें करना है, जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म हमारा बिजनेस खत्म। समझ में आ गया, राइट। उसके बाद है ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब ये मेरी बात ध्यान से सुनी जाए, ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ये तो कि भाई डेथ ऑफ अ पार्टनर में बिजनेस बंद हो जाता है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ, डेथ के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो होता ये है कि कभी भी जैसे ही किसी भी पार्टनर की डेथ होती है ना, तो आपका बिजनेस डिसॉल्व हो जाता है। अगर आपने अपनी पार्टनरशिप डीड में कुछ और मेंशन नहीं किया, जैसे आपने पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि भाई किसी भी पार्टनर की डेथ की वजह से हम बिजनेस बंद नहीं करेंगे जब तक 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है। अगर मान लो सारे पार्टनर्स की डेथ हो गई तो बिजनेस बंद हो गया, कंपल्सरी बंद हो गया, यस और नो। या फिर सिर्फ एक ही पार्टनर बचा, बाकी सब मर गए, तो भी बिजनेस बंद हो गया। लेकिन होता यह है कि मान लो 5 पार्टनर्स हैं, 5 में से एक की डेथ हो गई और आपने अपनी पार्टनरशिप डीड में डेथ के लिए कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर आपने लिखा है कि किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाए बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, तो फिर उस पार्टनर की डेथ से आपके बिजनेस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। उस टाइम सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, एग्रीमेंट चेंज होगा, लेकिन बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। लेकिन मान लो अगर आपने एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा है और किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो आपका बिजनेस डिसॉल्व हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है, राइट। उसके बाद है इफ वन ऑफ द पार्टनर्स इज एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट। अब इसका भी मतलब वही है, हमने ऊपर पढ़ा इंसॉल्वेंट कि भाई अगर सारे ही पार्टनर कंगाल हो जाएं बिजनेस बंद करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने अपनी पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा है, किसके बारे में, इंसॉल्वेंट के बारे में। अगर आपने पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा तो अगर एक भी पार्टनर आपका इंसॉल्वेंट हो गया तो आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपने पार्टनरशिप डीड में लिख दिया कि भाई सुनो, अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, ठीक है, और उसके बाद भी 2 पार्टनर्स बच जाते हैं जो सॉल्वेंट है, तो बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, तब तो डिसॉल्व नहीं होगा। ये मैंने किस लिए लिखा है, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आती है, राइट। उसके बाद देखो बाय नोटिस। अब बाय नोटिस का मतलब क्या है, बाय नोटिस का मतलब है कि अगर कोई पार्टनर, ठीक है, बाकी सारे पार्टनर्स को ये नोटिस देता है, और ये बात कब है, पार्टनरशिप एट विल की। पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होता है, यार जब मन करेगा तब बंद करेंगे, जब मन करेगा तब बंद करेंगे, नहीं तो चलता ही रहेगा, ठीक है, मर्जी के मालिक हैं हम, राइट। तो अब क्या हुआ, मान लो हम 3 पार्टनर्स हैं, मेरा मन कर रहा है कि बिजनेस को बंद करते हैं, तो अगर मैं आपको एक नोटिस दे देता हूं कि यार मेरा इंटेंशन है बिजनेस को बंद करने का, तो बिजनेस बंद हो सकता है,
हो सकता है। कब? जब एक पार्टनर अपना इंटेंशन दे देगा इन अ फॉर्म ऑफ नोटिस, जैसे लिखा हुआ है मैंने, द फर्म मे बी डिसॉल्व, कंपल्सरी नहीं है। मान लो अगर बाकी पार्टनर्स ने मना कर दिया, ठीक है, आपने पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है कि जब तक सारे पार्टनर्स एग्री नहीं करेंगे तब तक फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। जब तक सारे पार्टनर्स एग्री नहीं करेंगे तब तक फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। तब तक तो एक पार्टनर नोटिस दे भी दे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बाकी दो ने तो मना कर दिया। लेकिन अगर किसी पार्टनर ने नोटिस दे दिया और वो सब मान जाते हैं तो फिर तो क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। इफ इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल द फर्म मे बी डिसॉल्व इफ एनी वन ऑफ द पार्टनर गिव्स अ नोटिस इन राइटिंग टू द अदर पार्टनर्स। अगर वो अदर पार्टनर्स को क्या देता है? नोटिस देता है कि फर्म बंद कर देते हैं, तो बंद हो सकती है। क्या मेरी बात क्लियर है? उसके बाद है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। अब ये कोर्ट कहां से आ गया? मतलब कोर्ट आपको बोलेगा कि बंद करो रे, तुम्हारे बस के नहीं है बिजनेस करना, ठीक है। अगर कोर्ट ने बोल दिया कि भाई बिजनेस को बंद करो तो करना पड़ेगा ना। अब कोर्ट कब इंटरवीन करेगा, कोर्ट कब बोलेगा आपको बिजनेस बंद करने के लिए, तो वो सुनते हैं। सबसे पहला है व्हेन अ पार्टनर और पार्टनर्स बिकम्स अनसाउंड माइंड। मतलब अब हुआ ये है, हमने अनसाउंड माइंड का ऊपर भी पढ़ा था, लेकिन हमने ऊपर क्या पढ़ा? सारे पार्टनर्स अगर अनसाउंड माइंड के हो जाते हैं या सिर्फ एक बच जाता है तो कंपल्सरी डिसॉल्व करनी पड़ेगी। लेकिन मान लो 5 पार्टनर्स है, सिर्फ एक ही पार्टनर है जो अनसाउंड माइंड का हुआ है, तब भी अगर कोर्ट बोल दे नहीं तुम्हें बिजनेस बंद करना पड़ेगा, तुम इसके साथ बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है, तुम्हारा पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो चुका है, ठीक है, तुम्हें बिजनेस क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। हो सकता है कि जो पर्सन अनसाउंड माइंड का है उसने कुछ ऐसा कर दिया हो जिससे सोसाइटी पे इंपैक्ट पड़ा हो, ठीक है, कुछ नुकसान हो गया हो किसी का या कुछ भी हो गया हो, तो कोर्ट क्या बोलेगा आपको कि बिजनेस को बंद कर दो। तो व्हेन अ पार्टनर और पार्टनर्स, एक पार्टनर या एक से ज्यादा पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? अनसाउंड माइंड के, तो कोर्ट आपको ऑर्डर दे सकता है कि बिजनेस को बंद कर दो। भाई बात समझ में आई? सेकंड क्या है? सेकंड है कि लेट्स से कि एक पार्टनर या फिर एक से ज्यादा पार्टनर्स क्या हो जाते हैं? परमानेंटली इनकेपेबल। परमानेंटली इनकेपेबल का मतलब क्या होता है कि लेट्स से यार किसी का ऐसा एक्सीडेंट हो गया जो काम नहीं कर सकता, ठीक है, परमानेंटली इनकेपेबल है, वो बिजनेस कर ही नहीं सकता, अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर सकता, तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि यार अपना बिजनेस बंद कर दो, ठीक है। जैसे सेकंड में लिखा हुआ है व्हेन अ पार्टनर और पार्टनर्स बिकम्स परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज और हर ड्यूटीज एज अ पार्टनर। अगर एक या एक से ज्यादा पार्टनर्स क्या हो जाते हैं? परमानेंटली इनकेपेबल हो जाते हैं कि अपनी वो जो बिजनेस की ड्यूटीज हैं वो परफॉर्म नहीं कर सकते, तो बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि भाई अगर मान लो आप बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस हद लॉस में चल रहा है, मतलब दूर दूर तक आपको कहीं भी एक उम्मीद की किरण दिख ही नहीं रही कि भाई मैं प्रॉफिट कमा सकता हूं, सिर्फ लॉस में चले जा रहा है, कोर्ट क्या बोलेगा? भाई बंद कर दो, नहीं होगा तुमसे, नहीं कमा सकते तुम पैसा, क्या कर दो? बंद कर दो इस बिजनेस को। देखो व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट अ लॉस। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इसलिए है कि अगर आप लॉस में चल रहे हो, क्या चल रहे हो? लॉस में। ऐसा हो सकता है कि भाई आप किसी से पैसा उधार लो तो उस बंदे का पैसा डूब जाएगा, या हाँ या ना, आप खुद ही डूब जाओगे, इंसॉल्वेंट हो जाओगे, घर वार बेचना पड़ेगा, तो कोर्ट इंटरवीन कर सकता है कि भाई अपना बिजनेस बंद कर दो, इससे पहले कुछ बड़ा नुकसान हो जाए। आप अपनी एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे नहीं कर पाओगे तो एम्प्लॉयज़ को दिक्कत हो जाएगी, हाँ या ना। आप किसी कस्टमर से मान लो कस्टमर से आपने एडवांस ले लिया, उसको गुड्स नहीं दे रहे, तो मतलब बहुत चीज़ें हो सकती है कि अगर आप लॉस में ही चल रहे हो तो बंद कर दो ना भाई, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि भाई व्हेन ऑन एनी ग्राउंड द कोर्ट रिगार्ड्स डिसोल्यूशन टू बी जस्ट एंड इक्विटेबल। इसका मतलब बहुत बढ़िया है, अगर इनके अलावा जो रीजंस मैंने लिखे हुए हैं इसके अलावा भी कोर्ट को लगता है किसी भी ग्राउंड पे, किसी भी रीजन की वजह से उसको लगता है कि इसका बिजनेस बंद हो जाना चाहिए, तो वो बंद करवा देगा। अब मान लो आप कुछ ऐसा बिजनेस कर रहे हो जो बेसिकली इलीगल नहीं है, आप उसको बना सकते हो, लेकिन फिर भी मान लो आप ऐसे कुछ चॉकलेट बना रहे हो जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है, उसमें मतलब बहुत गंदा गंदा इंग्रेडिएंट्स है, तो हो सकता है कोर्ट बोल दे कि यार तुम इसको बंद करो। हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर वो जस्ट एंड इक्विटेबल का मतलब क्या है कि रीजनेबल है, कोर्ट अपने आप को रीजन देगा, कोर्ट आपको रीजन प्रॉपर देगा कि मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं बंद करने के लिए। तो अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ इस रीजन की वजह से इस बिजनेस को बंद हो जाना चाहिए, तो वो बंद करा सकता है, कोर्ट के पास ये पावर है। उसके बाद लास्ट में क्या है, व्हेन अ पार्टनर इज गिल्टी ऑफ अ मिसकंडक्ट विच इज लाइकली टू एडवर्सली इफेक्ट द बिजनेस ऑफ द फर्म। अगर किसी पार्टनर ने कुछ ऐसा कर दिया, मिसकंडक्ट कर दिया, कुछ ऐसी हरकतें कर दी है कि जो सही नहीं थी, क्या था? गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट,
जो उसको नहीं करना चाहिए था, तो कोर्ट क्या बोलेगा कि भाई तुम्हारे बस की नहीं है बिजनेस करना, ठीक है, तुमने ऐसी ऐसी गलतियां कर दी है जो माफ करने लायक नहीं है, तुम बिजनेस को बंद करो। बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपने अपने बिजनेस के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए ब्राइब ली है, किसी को घूस दी है या कुछ भी किया है, ठीक है, वो क्या है, ऑफकोर्स एक मिसकंडक्ट है जो आपको नहीं करना चाहिए था, यस और नो। तो अगर आप पकड़े गए या कुछ भी हुआ और कोर्ट को लगता है कि यार तुम बिजनेस बंद करो, तुम बहुत बार पकड़े जा चुके हो, तुमसे नहीं होगा ढंग से बिजनेस, तो कोर्ट क्या बोलेगा, बिजनेस को बंद कर दो। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये ग्राउंड्स थे, ये मोड्स थे बिजनेस जहां पे बंद हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है। उसके बाद फटाफट से आ जाओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके सीबीएसई के सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया इस बार, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। सीबीएसई ने स्पेसिफिकली, अब पहले क्या होता था, जैसे मैंने यहाँ पे 5 बेसिस लिखे हैं, ठीक है, 5 बेसिस हैं, तो बच्चे क्या करते थे कि भाई मैक्सिमम 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 2-3 पढ़ के चले जाओ। सीबीएसई ने इस बार आपको बेसिस देखकर पूछा है कि इस बेसिस पे डिफरेंस बताओ, तो आप कोई भी पॉइंट छोड़ नहीं सकते हो, आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे। आसान है, मुश्किल नहीं है। देखो, पहला है टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस। अब टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है कि क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस टर्मिनेट होता है, बिजनेस बंद होता है? नहीं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि पार्टनरशिप का एग्रीमेंट चेंज होगा, सिर्फ बिजनेस तो टर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस बंद होगा, राइट। तो फर्म की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पे बिजनेस क्लोज डाउन हो जाएगा, लेकिन यहां पे टर्मिनेट नहीं होता, यहां पे बंद नहीं होता, बिजनेस कंटिन्यू रहता है। सेकेंड है सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जो सीबीएसई ने पूछा। सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज मतलब कि भाई जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है ना, हम आगे पढ़ेंगे, जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व ही हो जाती है उस टाइम पे एसेट्स को बेच देते हैं। ऑफ कोर्स जब बिजनेस बंद कर रहे हो तो एसेट्स बेच देंगे, एसेट्स को बेचने के बाद जो भी पैसा मिलता है उससे लायबिलिटीज को पे करते हैं, और अगर फिर भी कुछ पैसा बच जाए तो वो पार्टनर्स अपने घर ले जाते हैं, उनका प्रॉफिट है, यस और नो। लेकिन अगर मैं बात करूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की, वहां ऐसा थोड़ी होता है कि एसेट को बेच दो, वो सब कर दो, नहीं, क्योंकि बिजनेस तो चल ही रहा है। वहां पे हम क्या करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं, उनकी मार्केट वैल्यू पे उनको रिकॉर्ड करते हैं, बेचते नहीं है, सेटलमेंट थोड़ी होता है, यस और नो। देखो, assets of the firm are sold and any liabilities are settled and if any balance remains then it is shared between the partners, जो मैंने आपको बोला। यहाँ पे क्या है, assets and liabilities are revalued and new balance sheet is prepared, यहाँ मैंने revalued लिखा है, यहाँ आप लिख दो prepared, नई बैलेंस शीट बनती है और रीवैल्यूएशन से जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे सेटलमेंट वगैरह कुछ नहीं हो रहा, राइट। उसके बाद है कोर्ट का इंटरवेंशन, कोर्ट्स इंटरवेंशन। मुझे बताओ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या कोर्ट इंटरवीन करता है? कोर्ट क्यों इंटरवीन करेगा? आप बिजनेस कर रहे हो कि किसी का एडमिशन हुआ है, कोर्ट आके आपको बधाई थोड़ी देगा, कोर्ट आके कुछ बोलेगा थोड़ी, राइट। तो कोर्ट वहां पे इंटरवीन नहीं करता है, वहां पे आप म्यूचुअली जो भी करते हो म्यूचुअली करते हो। जैसे आपको पता है किसी भी पार्टनर का एडमिशन तभी हो सकता है जब सारे पार्टनर्स एग्री करें या फिर पार्टनरशिप डीड में कुछ और लिखा हो, पढ़ा था एडमिशन में, राइट। तो यहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, अब खुद ही तो एग्री करो सब चीज के लिए। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में अभी हमने पढ़ा कि भाई कोर्ट इंटरवीन कर सकता है, कोर्ट ऑर्डर दे सकता है बिजनेस बंद करने के लिए, तो वहां पे कोर्ट का इंटरवेंशन हो सकता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में नहीं हो सकता। देखो, अ फर्म कैन बी डिसॉल्व बाय द कोर्ट्स ऑर्डर, तो यहां पे कोर्ट का इंटरवेंशन है, अभी हम पढ़कर आए हैं। कोर्ट डज नॉट इंटरवीन बिकॉज पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट। ऑफ कोर्स पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो वहां पे कोर्ट का क्या काम है? कोर्ट का कोई काम नहीं है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप, अब इकोनॉमिक रिलेशनशिप का मतलब क्या है? अब देखो, इकोनॉमिक रिलेशनशिप का बहुत सिंपल सा मतलब है बिजनेस रिलेशनशिप। जब हम बिजनेस कर रहे हैं जो उस टाइम पे हमारा रिलेशनशिप होता है, जैसे कि अगर मैं कोई एक्शन कर रहा हूं तो आप बाइंड हो गए, हम सब क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं, वो जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप होता है कि सब काम करेंगे, सब प्रॉफिट शेयर करेंगे, राइट। एक बात बताओ, जब बिजनेस ही बंद हो गया, जब बिजनेस ही नहीं रहा, तो क्या उसके बाद भी हम सारे पार्टनर्स के बीच में इकोनॉमिक रिलेशनशिप होगा? नहीं होगा ना भाई। जब बिजनेस बंद हो गया तो बिजनेस का रिलेशनशिप भी बंद हो गया, उसके बाद तो हम नॉर्मली चाय पे मिलेंगे, यस और नो। अब बिजनेस रिलेशनशिप थोड़ी हम सबके बीच में, पार्टनरशिप फर्म जब तक चल रही थी तब तक हम सबके बीच में इकोनॉमिक रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप था, लेकिन जब बिजनेस ही बंद हो गया तो कौन सा बिजनेस रिलेशनशिप? बात सही है। देखो, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स कम्स टू एन एंड, सिंपल सी बात है, फर्म बंद, बिजनेस बंद,
तो हमारे पार्टनर्स के बीच का जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप था वो भी खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है कि जो रिलेशनशिप होता है हो सकता है वो चेंज हो जाए, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए, हमारे जो ड्यूटीज हैं वो चेंज हो जाए, रोल्स चेंज हो जाए, लेकिन इकोनॉमिक रिलेशनशिप खत्म तो नहीं होता है। जब पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो रेशियो जरूर चेंज होती है, मतलब रिलेशनशिप जरूर चेंज होगा, रोल्स एंड ड्यूटीज चेंज होंगी, लेकिन रहता तो है ना रिलेशनशिप, उसकी एक फॉर्म चेंज होती है सिर्फ। बात सही है? देखो, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स कॉन्टिन्यूज इन अ चेंज्ड फॉर्म, फॉर्म जरूर चेंज होती है। ये पूछा गया था सीबीएसई के सैंपल पेपर में। क्लोजर ऑफ बुक्स, बुक्स का क्लोजर मतलब बुक्स ही बंद, अकाउंटिंग जो बुक्स होती है, बैलेंस शीट, सारे अकाउंट सब बंद। एक बात बताओ, जब बिजनेस बंद तो बुक्स भी तो बंद। कौन सी बुक्स खुली रहेगी जब बिजनेस बंद हो गया? अब बिजनेस ही बंद हो गया तो बैलेंस शीट खत्म करोगे, सारे अकाउंट्स खत्म करोगे, सबको क्लोज करोगे। लेकिन जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा है, उसमें थोड़ी बुक्स बंद होती है, बुक्स तो चलती रहेगी। यस और नो? देखो, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड, बंद हो जाती है, लेकिन यहाँ पे डज नॉट रिक्वायर बिकॉज बिजनेस थोड़ी बंद हुआ है, बिजनेस इज नॉट टर्मिनेटेड। आई होप आपको ये पांचों के पांचों पॉइंट समझ में आ गए होंगे, मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया है। तो थ्योरी जो थी आपके डिसोल्यूशन की इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैं चाह रहा था कि मैं आपको बहुत डिटेल में एक एक पॉइंट समझा दूं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, एप्लीकेशन, कहीं भी आप पूछ सकते हो। और अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको पता क्या करना है, वीडियो को जरूर लाइक कर देना, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट कर सकते हो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर किसका वेट करो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, प्रैक्टिकल पार्ट शुरू करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।